फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे, मतलब कि इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2। आज की वीडियो में हम इस बुक के यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 1 में 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और सारे वीडियोस को देख सकते हैं। यूनिट 2 के पार्ट 1 की आज की बात करें तो आपका जो यूनिट 2 का चैप्टर का नाम है वो है वी औपनिवेशीकरण और उसके बाद। पार्ट 1 में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वी औपनिवेशीकरण क्या है, वी औपनिवेशीकरण कब आरंभ हुआ, अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम, इंडोनेशिया में वी औपनिवेशीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वी औपनिवेशीकरण, तो वी औपनिवेशीकरण से पहले हमें बात करनी होगी औपनिवेशीकरण के बारे में। औपनिवेशीकरण का सिंपल सा अर्थ है कि जब कोई एक देश दूसरे देश पर आकर कब्जा कर लेता है और वहाँ पे अपना शासन चलाता है, ठीक है, तो उसे हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए तो भारत पर ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सालों तक क्या करा, राज करा, तो वो औपनिवेशीकरण था। मतलब भारत में कॉलोनाइजेशन हो गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। अब बात करें वी औपनिवेशीकरण क्या है, व्हाट इज डीकॉलोनाइजेशन। वी औपनिवेशीकरण एक ऐतिहासिक अभिव्यक्ति है जो तब होती है जब कोई राष्ट्र विदेशी शासन से स्वतंत्रता चाहता है। ठीक है, तो ये कब होता है, वी औपनिवेशीकरण होता है, कब होता है, जब कोई देश अपने ऊपर शासन करने वाले देश या फिर आप कह सकते हैं शक्तिशाली देश से छुटकारा चाहता है या फिर स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, तब वी औपनिवेशीकरण होता है। जैसे कि भारत ब्रिटिश के लोगों से क्या चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था, इसीलिए भारत में वी औपनिवेशीकरण हुआ। अर्थात यह एक ऐसा आंदोलन है जो तब उत्पन्न हो सकता है जब एक राष्ट्र के लोग स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं या स्वतंत्रता संघर्ष के कानून के माध्यम से दूसरे राज्य में विलय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आंदोलन है। ये तब होता है जब कोई देश अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करता है, ठीक है, और अपनी स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को स्वाभाविक तरीके के रूप में देखा जा सकता है जो उपनिवेश खुद को धर्मनिरपेक्ष प्रशासन से मुक्त करने के लिए पाते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक तरीके से हम बात करें तो हर व्यक्ति का एक स्वाभाविक रूप होता है कि वो स्वतंत्र रहना चाहता है, वो बंदिशों में या फिर किसी की कैद में नहीं रहना चाहता। इसी प्रकार एक देश का भी होता है कि हर एक देश अपने आप को स्वतंत्र चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई और देश उसके संसाधनों का प्रयोग करे, उनके लोगों पर अपना शासन चलाए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को स्वाभाविक तरीके के रूप में देखा जा सकता है जो उपनिवेश खुद को धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि कई सारे धर्म हों और कोई भी धर्म को ज़्यादा बढ़ोतरी न दी जाए, तो धर्मनिरपेक्ष प्रशासन से मुक्त करने के लिए पाते हैं। इसे आमतौर पर प्राकृतिक तरीका कहा जा सकता है क्योंकि आमतौर पर एक क्रांति और नागरिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। अब बात करें इसको प्राकृतिक तरीका इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के आंदोलन को करने के लिए एक क्रांति और नागरिक भागीदारी होना आवश्यक है। मतलब एक क्रांति होनी चाहिए, साथ में उस क्रांति में उस देश के जो नागरिक हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो स्वतंत्रता का जो संग्राम है वो काफ़ी बड़ा होगा और जो देश कब्जा करे बैठा है किसी अन्य देश पर, वो देश छोड़ के जाएगा। आगे की बात करें, लोगों की इच्छा ही स्वतंत्र इच्छा को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ठीक है, तो लोगों की इच्छाएं होती है, वही उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या करती हैं, उत्साहित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। इस अर्थ में वी औपनिवेशवाद को उपनिवेश विरोधी दर्शन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो राष्ट्रीय उन्नति और विकास से प्रेरित है, अपने स्वयं के मूल्य और संस्कृति की प्रगति की मांग करता है। अब बात करें तो वी उपनिवेशवाद विरोधी दर्शन। ठीक है, उपनिवेशवाद मतलब कब्जा करना, किसी और देश पे आकर शासन करना, और वी औपनिवेशवाद मतलब अपने देश को किसी अन्य देश के आप कह सकते हैं कि शक्तिशाली हाथों से छुटाना। तो वी औपनिवेशवाद का विरोध करता है। साथ में प्रत्येक राष्ट्र अपनी उन्नति और विकास से प्रेरित है, इसीलिए वे अपनी संस्कृति
की प्रगति की क्या करता है, मांग करता है। वी औपनिवेशीकरण निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाता है। वी औपनिवेशीकरण निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाता है। एक, शांति और स्वतंत्र नीति, उदारवादी दलों का समर्थन और किसी ऐसे संगठन से संबंधित नहीं जिसमें किसी विदेशी राष्ट्र का प्रत्यक्ष प्रभाव हो। अब देखिए, एक शांति और स्वतंत्र नीति, जब हम विऔपनिवेशीकरण की नीति को अपनाते हैं, ठीक है, सिद्धांत को अपनाते हैं, तो हमें एक शांतिपूर्ण और स्वतंत्र नीति की आवश्यकता होती है। साथ में उदारवादी दल उदारवादी जो दल है उनका समर्थन होना चाहिए विऔपनिवेशीकरण करते समय। और एक चीज का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि जब भी हम, आप अगर उदाहरण ले कि अगर भारत ब्रिटिश से क्या अपनी स्वतंत्रता चाहता था, तो भारत को किसी भी ऐसे संगठन में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसपे किसी अन्य विदेशी राष्ट्र का प्रत्यक्ष प्रभाव हो। इसीलिए भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। अगर भारत अमेरिका की साइड हो जाता तो अमेरिका के अंतर्गत उसे काम करना पड़ता, या फिर अगर भारत यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के अंतर्गत हो जाता तो उसे सोवियत संघ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता, ठीक है। इसीलिए भारत किसी भी गुट या संगठन में शामिल नहीं हुआ जिस पर प्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी राष्ट्र का प्रभाव था या है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कोई देश अपनी स्वतंत्रता के लिए मांग करता है तो उसे किसी भी ऐसे संगठन में शामिल नहीं होना जिसपे किसी अन्य विदेशी देश का प्रभाव पड़ता हो। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने गति आवेग प्राप्त किया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य 1945 में 51 से बढ़कर 1965 में 117 हो गए थे। तो अब देखिए, मैं आपको समझाऊं, इसको आप सिंपली फैक्ट के साथ समझ सकते हैं कि जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या बढ़ी, उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि देशों में जो स्वतंत्रता है, कई देशों में स्वतंत्रता प्राप्त करी। 1965 तक 117 हो गए थे, मतलब 117 देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, ठीक है। परंतु 1945 में केवल 51 ही देश थे, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं। औपनिवेशीकरण की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विऔपनिवेशीकरण की जो नीति है या जो प्रक्रिया है उसने काफ़ी, आप कह सकते हैं, स्पीड पकड़ी थी, गति पकड़ी थी। अब बात करें विऔपनिवेशीकरण कब प्रारंभ हुआ। 1940 के बाद भी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। सॉरी, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे वी आएगा, ठीक है। तो 1940 के बाद विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। औपनिवेशिक शक्तियों की हार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रही थी। उदाहरण के लिए 1949 में ईस्ट इंडीज में हार गया, 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया और 1954 में फ्रांस को सहने हार का सामना करना पड़ा। तो औपनिवेशीकरण की औपनिवेशिक शक्तियां, ऐसी महाशक्तियां आप कह सकते हैं या बड़ी बड़ी शक्तियां जो दूसरे देशों पर कब्जा करके वहां पे अपना शासन चलाती थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फिर 1940 के बाद से ही उनकी शक्तियां क्या हुई, कमजोर पड़ने लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई। उदाहरण के लिए बात करें, 1949 में ईस्ट इंडीज को हार मिली थी, 1947 में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया था और 1954 में फ्रांस को भी हार का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में औपनिवेशिक शक्तियों को एक गंभीर झटका हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो शक्तियां, औपनिवेशिक शक्तियां थी या दूसरे देशों पर जो कब्जा करने वाली देश थे, उनको काफ़ी बड़ा झटका मिला। उन्हें उनकी पूर्व प्रतिष्ठा से वंचित कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, उन देशों ने युद्ध लड़ा। अब युद्ध लड़ने के कारण युद्ध में जान मान की हानि हुई, धन बहुत सारा खर्च हुआ, तो उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो युद्ध से पहले जो उनके, आप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड था, स्टेटस था, वो बिल्कुल युद्ध के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुका था। नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस हार गए और कब्जा कर लिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस हार गए थे। यूनाइटेड किंगडम गंभीर रूप से समाप्त हो गया था, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश का जो सत्ता थी एक प्रकार से, वो भी गंभीर रूप से समाप्त होने वाली थी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी उस दौरान। इसके अलावा दो उपनिवेशवाद विरोधी महाशक्तियां, ठीक है, दो उपनिवेशवाद विरोधी ऐसी महाशक्तियां जो कि उपनिवेशवाद का विरोध करती थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के उद्भव और 1945 के बाद के नए अंतर्राष्ट्रीय माहौल ने उपनिवेशों को स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अब देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई, पहली अमेरिका, दूसरी सोवियत संघ। और ये दोनों महाशक्तियां किसकी, उपनिवेशवाद
की जो नीति थी उसके विरोध में थी। इन लोगों ने उन सभी देशों की सहायता करी, मदद करी जो लोग किसी अन्य देश के अंतर्गत काम कर रहे थे या फिर उसके औपनिवेशवाद के शिकार थे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने लोगों के समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रति सम्मान की पुष्टि की। तो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर में, या आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के संगठन जो संविधान बनाया गया था उसमें जो लोग हैं, ठीक है, हर देश का लोग या फिर आप कह सकते हैं किसी भी देश के लोगों को समान अधिकार और आत्मनिर्णय का सिद्धांत जो था उसके प्रति उनको सम्मान दिया गया और उसकी पुष्टि की गई थी। विऔपनिवेशीकरण 2 चरणों में सामने आया। पहला चरण था 1945 से 55 तक चला। मुख्य रूप से निकट और मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया के देश इसमें प्रभावित हुए थे। अब देखिए, इसको समझिए कि विऔपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको 2 चरणों में बेसिकली बांटा जाता है, मतलब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला 1945 से 55, इस दौरान क्या हुआ था? इस दौरान मुख्य रूप से निकट और मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के देश प्रभावित हुए थे। दक्षिण पूर्व एशिया में जो देश थे इस समय 10 साल के दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया गया, ठीक है। दूसरा चरण आता है 1955 के बाद का समय, और मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका और उप सहारा अफ्रीका भी इसमें संबंधित था। अब आगे देखें, दक्षिण पूर्व एशिया के उपनिवेशित लोग सबसे पहले यूरोपीय लोगों के प्रस्थान और स्वतंत्रता का दावा करने वाले थे। तो दक्षिण पूर्व एशिया के उपनिवेशित लोग, ऐसे लोग जो कि उपनिवेशवाद को मानते थे दक्षिण पूर्व एशिया में, सबसे पहले वो यूरोपीय लोगों के प्रस्थान और स्वतंत्रता का दावा करने लगे। फरवरी 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। कई महीनों बाद इसने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करी, लेकिन हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक संघर्षों के बिना नहीं। तो 1947 में फरवरी के मंथ में आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के लिए मान लिया, परंतु जब स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई वो आप तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता फ्री में प्राप्त नहीं हुई थी। स्वतंत्रता के लिए भी भारत ने काफ़ी बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए, तो भारत के टुकड़े हो गए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम जो 2 सबसे बड़े आप कह सकते हैं धर्म थे भारत में, हिंदू और मुस्लिम, उनके बीच हिंसक संघर्ष पैदा हो गया। 15 अगस्त 1947 को इस स्थिति के कारण महाद्वीप का 2 अलग अलग राज्यों का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन किया गया। भारत और पाकिस्तान 2 नए देश उभर कर सामने आए, और ये किसका कारण था? ये कारण था उपनिवेशवाद का। 1948 में यूनाइटेड किंगडम ने भी बर्मा और सीलोन को स्वतंत्रता प्रदान करी, लेकिन माल्या का सामना को समान दर्जा हासिल करने के लिए 1957 तक निरंतर इंतजार करना पड़ा, ठीक है। तो 1948 में यूनाइटेड किंगडम ने 2 नए देश बर्मा और सीलोन को क्या करा? स्वतंत्रता दे दी, परंतु मलाया जो जगह थी उसको अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अपना जो सम्मान है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए 1957 तक इंतजार करना पड़ा। अब आगे बढ़ें। फ्रांस को भी अपनी उपनिवेश से आज़ादी की मांग का सामना करना पड़ा। अब देखिए, फ्रांस ने भी जिन देशों पे कब्जा कर रखा था वो देश फ्रांस से क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे कि अब हमें स्वतंत्र कर दिया जाए। 1946 में इंडो चाइना में एक औपनिवेशिक युद्ध में उलझा हुआ था, ठीक है। तो फ्रांस 1946 में इंडो चाइना में एक औपनिवेशिक युद्ध में उलझा हुआ था, जो घर से दूर था और मानव जीवन में महंगा साबित भी हुआ। 8 साल बाद फ्रांसीसी सेना पर वियतमिनी किन्हें कहते हैं? वो लोग होते हैं जो कि वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए बनाई गई लीग को वियतनाम कहा जाता है, की जीत के साथ संघर्ष समाप्त हुआ। अब वियतनाम पर किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का कब्जा था। फ्रांसीसियों ने युद्ध लड़ा और 8 साल बाद फ्रांसीसी सेना की जीत, वियतनामी की जीत के साथ संघर्ष समाप्त हुआ, मतलब वियतनाम के लोग जीत गए। 21 जुलाई 1954 के जिनेवा समझौता ने फ्रांस को देश छोड़ने के लिए बाध्य करते हुए लड़ाई समाप्त कर दिया गया। अब एक समझौता हुआ 11 जुलाई 1954 को जिनेवा में, और इस समझौते के अंतर्गत फ्रांस को वियतनाम को छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। ये समझौता किया गया था। वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया,
17वें समानांतर के उत्तर में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य और दक्षिण में वियतनाम। 1953 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद लाओस और कंबोडिया का पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, तो अब जब वियतनाम युद्ध जीत गया फ्रांस से, उसके बाद समझौता हुआ और फ्रांस को देश छोड़कर जाना पड़ा। उसी के साथ साथ वियतनाम के दो हिस्से कर दिए गए थे। ठीक है, 17वें समानांतर पर उत्तर में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य और दक्षिण में वियतनाम नाम से दो देश को निर्माण किया गया। फिर 1953 में स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद लाओस और कंबोडिया को भी जो उनका मान्यता थी वो उनको ही प्राप्त हुई। विऔपनिवेशीकरण की एक और लहर निकट और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। निकट और मध्य पूर्व में कौन कौन से देश आते हैं? लेबनान और सीरिया। उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में चल रही थी। ठीक है, तो विऔपनिवेशीकरण की जो एक और लहर थी वो उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के क्षेत्रों में चल रही थी। मोरक्को और ट्यूनीशिया में फ्रांसीसी रक्षकों ने 1956 में बातचीत के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन अल्जीरिया की स्थिति बहुत अलग थी। अब बात करें मोरक्को और ट्यूनीशिया में फ्रांसीसी रक्षकों से अपनी स्वतंत्रता के लिए 1956 में बातचीत करके क्या आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त कर ली गई, परंतु जो अल्जीरिया देश था ना, इसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा अलग थी। अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम हम इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अलग थी। 1945 में फ्रांसीसी सेना ने स्वतंत्रता की मांग से प्रेरित राष्ट्रवादी भावना के लगातार प्रदर्शन को हिंसक रूप से दबा दिया। आप समझिए कि 1945 में फ्रांसीसी सेना से लोग क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे फ्रांसीसी सेना तक कि हमें स्वतंत्रता दी जाए, और वो लोग कौन थे? वो राष्ट्रवादी भावना रखने वाले लोग थे। तो फ्रांस की सेना ने क्या करा? हिंसक रूप से उन सभी लोगों को दबा दिया, उनकी आवाज़ों को दबा दिया। अधिकारियों ने अल्जीरिया को फ्रांसीसी क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में माना। यह 8 साल बर्बर युद्ध के बाद ही था। 1954 के विद्रोह से लेकर मार्च 1962 में एवियन समझौते पर हस्ताक्षर करने तक की देश के आखिरकार स्वतंत्रता हासिल हुई। ठीक है, तो 1954 के विद्रोह आप कह सकते हो 1954 में विद्रोह शुरू हुआ, 1962 मार्च 1962 तक चला। फिर एवियन एक समझौता हुआ और उस समझौते के द्वारा क्या स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब आगे बढ़े अल्जीरिया की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। फ्रांस ने अल्जीरिया पर लंबे समय तक हुकूमत की। तो मेनली जो फ्रांस था ना, उसने अल्जीरिया पर काफ़ी लंबे समय तक कब्जा करके रखा, वहाँ के संसाधनों को यूज़ करा और अपने हिसाब से शासन चलाया। 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया को अपने औपनिवेशिक देश बनाया था। 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्जा करा, ठीक है, हमला करके उस पर कब्जा करा और अपना औपनिवेशिक शासन बना लिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस कमज़ोर होने लगा। फ्रांस भी युद्ध में लड़ा था, फ्रांस की भी जो अर्थव्यवस्था थी वो खराब हो चुकी थी। ठीक है, 1945 आते आते अल्जीरिया को पूरी उम्मीद हो गई थी कि अब वे आज़ाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में जब फ्रांस को नाजी जर्मनी से आज़ादी मिलने, तो फ्रांस ने एक बार फिर अल्जीरिया पर कब्जा जमा लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अल्जीरिया के लोग थे उन्हें लगा कि शायद हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं, किससे? फ्रांस के चंगुल से। परंतु जिस प्रकार बाद में क्या हुआ, फ्रांस ने जब नाजी जर्मनी से अपनी आज़ादी प्राप्त करी, तो उसी के साथ उसने अल्जीरिया पर फिर से कब्जा कर लिया। अल्जीरियाई लोग को 1930 के दशक तक 3 विभिन्न समूहों के तहत वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि एक अयोग्य और दमनकारी फ्रांसीसी शासन से स्वतंत्रता के संबंध में उनकी धारणाएं अलग अलग थी। अब बात करें तो 1930 के दशक में अल्जीरिया के जो लोग थे ना, उन्हें तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया था, क्योंकि वो उनकी अलग अलग मांग थी स्वतंत्रता को लेकर। पहले समूह का नेतृत्व ने किया जो मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया के स्वतंत्र राज्यों को बहाल करना चाहते थे। ठीक है, तो पहले समूह का जो नेतृत्व कर रहे थे, आप कह सकते हो लीड कर रहे थे उसे, वो थे मेस्लर हेडिस। तो उन्होंने क्या करा, वो मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया की स्वतंत्रता के रूप में राज्य बनाना चाहते थे। दूसरा समूह देसी अल्जीरियस का था, जिन्हें विशेष रूप से अरब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और जो फ्रांसीसी कब्जे को अपने संस्कृति
के लिए खतरे के रूप में देखते हैं और यूरोपीयकरण के प्रयास के रूप में भी। देखिए दूसरा जो ग्रुप था, पहले ग्रुप को तो आप कह सकते हैं कि मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया के रूप में स्वतंत्र करने के लिए बनाया गया था। दूसरा ग्रुप चाहता था, वो ये एक बात जानता था कि जो फ्रांसीसी देश है जिसने कब्जा कर रखा है उन पर, वो वहाँ की संस्कृति के लिए खतरा है, ठीक है, और यूरोपीयकरण के प्रयास के रूप में भी देखते थे। मतलब वो देश देश किसको, अल्जीरिया को यूरोप के जैसा या फिर वहाँ की संस्कृति को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो चाहते थे कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो, किससे, फ्रांसीसी या फिर यूरोप से आए सभी देशों से। तीसरा ग्रुप या तीसरा समूह का नेतृत्व फरहत अब्बास करते थे, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के फ्रांसीसी आदर्शों और अल्जीरिया में बसने यूरोपियों में भेद करते थे, ठीक है। तो तीसरा ग्रुप किसके द्वारा, फरहत अब्बास के द्वारा क्या करा जाता था, चलाया जाता था, जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के फ्रांसीसी आदर्शों और अल्जीरिया में बसने यूरोपियों में भेद करते थे। अब आगे बढ़े। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस पूरी तरह नष्ट हो गया और पुनर्निर्माण करना चाहता था। फ्रेंच नेता इसे शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में फिर से बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता हेतु विदेशी क्षेत्रों की ओर देखना पड़ रहा था। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस लड़ा युद्ध में, तो उसकी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो अगर फ्रांस को अपनी, आप कह सकते हैं, प्रतिष्ठा जो प्रतीक पुराने समय में था, अगर वैसा ही बनाना था, उसके लिए उसे क्या चाहिए था, आर्थिक सहायता चाहिए थी। इसके लिए फ्रांस विदेशी क्षेत्रों की ओर देख रहा था। अल्जीरिया में युद्ध के बाद की स्वतंत्रता की इच्छा उच्च स्तर पर थी, जैसे कि मैसलेहिडीस और फरहत अब्बास द्वारा वितरित घोषणा पत्र से दिखाई देता था। अब देखिए अल्जीरिया में जो आप कह सकते हैं सिविल वॉर चल रहा था, मतलब गृह युद्ध चल रहा था स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, इसकी स्वतंत्रता की प्राप्त करने के लिए जो युद्ध चल रहा था, और स्वतंत्रता की इच्छा काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं हाइप पर पहुंच गई थी, उच्च स्तर पर थी। ग्रुप फरहत अब्बास के द्वारा और मैसलेहिडीस के द्वारा जो ग्रुप चलाए जा रहे थे, उनकी घोषणा पत्र में आप ये सब देख सकते हैं कि अल्जीरिया के लोग स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष कर रहे थे। युद्ध के कारण फ्रांसीसी कमजोर थे और विदेशी क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अब देखिए युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध के कारण फ्रांस के जो लोग थे वो कमजोर हो गए थे और विदेशी क्षेत्रों में आ जा नहीं सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रांसीसी कमजोरी नई अल्जीरियाई अपेक्षा और यूरोपीय असहिष्णुता ने मिलकर वहाँ स्वतंत्रता की लड़ाई का आधार तय किया। तो फ्रांसीसी जो लोग कमजोर थे, एक कारण बना किसका, स्वतंत्रता प्राप्त करने का। अल्जीरिया के लोग की अपेक्षाएं बढ़ती चली गई अपनी स्वतंत्रता को लेकर। युवा अल्जीरियाई राजनीतिक माहौल से प्रेरित होने के बाद, युवा आप कह सकते हैं अल्जीरिया के जो युवा लोग थे ना, उन्होंने राजनीतिक माहौल से प्रेरित होने के बाद एक ग्रुप बनाया, फ्रंट डे लिबरेशन नेशनल, ठीक है, फ्रंट डे लिबरेशन नेशनल FLN ग्रुप बनाया, संगठित किया, जिन्होंने स्वतंत्रता के युद्ध को आकार दिया। मूवमेंट पुओर ले ट्रैम्फो टेस लिबरेटेड के डेमोक्रेटिक्स, आप कह सकते हैं ये वाला जो MLTD नाम का एक ग्रुप बनाया गया, एक प्रमुख राष्ट्रवादी पार्टी थी जिसने एक अर्धसैनिक भूमिगत विंग का आयोजन किया। संगठन स्पेशल का भी ग्रुप बनाया गया था। तो आप कह सकते हैं कि एक ही ग्रुप नहीं था जिसने अल्जीरिया में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करी, कई सारे ग्रुप बनाए गए थे अलग अलग लोगों के द्वारा। एक अन्य समूह था कॉमिट रेवोल्यूशनरी वन प्योर यूनाइटेड एक्शन, एक ये ग्रुप बनाया गया था जिसका उद्देश्य अल्जीरिया में फ्रांसीसी शासन को समाप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष में अल्जीरियाई राष्ट्रवादी के एकजुट करना था। तो ये जो ग्रुप बनाया गया था CRUA, इस ग्रुप का क्या काम था, इस ग्रुप का मेन काम ये था कि स्वतंत्रता संघर्ष करने के लिए अल्जीरिया के राष्ट्रवादी लोगों को एक साथ लाना।
हिंसा और सशस्त्र संघर्ष की कई घटनाएं हुई थी। ऐसा नहीं है कि हिंसाएं नहीं हुई या फिर संघर्ष नहीं हुआ था, संघर्ष और हिंसा काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ था। उसके बाद ही अल्जीरिया को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए FLN ने 1 नवंबर 1954 को अल्जीरिया के विभिन्न हिस्सों में 30 हमले किए, जहां इसने पुलिस स्टेशन, फ्रांसीसी सिविल सर्वेंट्स और राजकीय अधिकारी आदि को निशाना बनाया। 1962 तक चला था। ठीक है, तो 1 नवंबर 1954 को FLN ने किस पर हमला किया? अल्जीरिया में बसने वाले बड़े बड़े फ्रांसीसी लोगों पर हमला किया, जिसमें पुलिस थाने आते थे। ठीक है, पुलिस स्टेशन, फ्रांस के जो सिविल सर्वेंट्स थे उनके और राज्य अधिकारी थे उन पर, और एक प्रकार से ये 1962 तक चला। इस संघर्ष ने बहुत विनाश किया, जहां 5 लाख लोग मारे गए। फ्रांस के चौथे गणराज्य को समाप्त कर दिया गया। मजबूर होकर यूरोपियन को स्थायी रूप से निर्वासन होना पड़ा और आधुनिक फ्रांस और अल्जीरिया का निर्माण शुरू हुआ। अब क्या करें, अब इतने बड़े स्तर पर युद्ध हो रहा है, 5 लाख लोग मारे गए, तो जो यूरोपीय लोग जो अल्जीरिया में बसे हुए थे वो वहाँ से जगह छोड़कर चले गए कहीं और बसने। ठीक है, साथ में क्या हुआ, इनके निर्वासन होना पड़ा, और इसके बाद आधुनिक फ्रांस और अल्जीरिया का निर्माण हुआ। अब इसके बाद एक और फ्रांस के द्वारा, आप देखिए कि अभी जो मैंने आपको ऊपर ग्रुप बताए थे वो बनाए गए थे किसके द्वारा? अल्जीरिया में रहने वाले राष्ट्रवादी लोगों द्वारा। परंतु एक ग्रुप बनाया गया, अल्जीरियाई फ्रांसीसीज दी ऑर्गेनाइजेटेड आर्म्स सेक्रेट, OAS नाम का एक ग्रुप बनाया गया था, का गठन यूरोपीय उपनिवेशवाद द्वारा किया गया था, जो अल्जीरिया को फ्रांस के एक हिस्से के रूप में समर्पित करेगा। ठीक है, तो जो OAS ग्रुप बनाया गया था, वो ग्रुप का काम ये था कि अल्जीरिया को फ्रांस का एक हिस्सा बना के रखेगा। ठीक है, फ्रांस को अल्जीरिया जो देश है वो एक हिस्से के रूप में देगा। OAS ने अल्जीरिया में नए आतंकवाद की शुरुआत की, जो पहले से कहीं ज़्यादा हिंसक था। तो ठीक है, तो जो ग्रुप बनाया गया था OAS, इस ग्रुप ने क्या करा? अल्जीरिया में एक नए आतंकवाद का निर्माण किया जो पहले से ज़्यादा हिंसक था, खतरनाक था। FLN और OAS अब आमने सामने थे और इन पर हिंसक संघर्ष की संभावना थी कि अधिकांश यूरोपीय समुदाय ने अल्जीरिया छोड़ दिया। अब क्या हुआ, लोगों को पता चल गया था कि अब FLN जो कि अल्जीरिया के द्वारा बनाया गया संगठन है और OAS जो कि फ्रांस के द्वारा बनाया गया संगठन है, ये अब आमने सामने है, तो संघर्ष जो होगा वो बड़ा होगा, छोटा संघर्ष नहीं होगा। इसके लिए क्या करा, यूरोपीय जो समुदाय थे उन्होंने अल्जीरिया को छोड़ दिया। 1 जुलाई 1962 को अल्जीरिया के स्वतंत्र संप्रभु राज्य की घोषणा कर दी गई। ठीक है, तो 1 जुलाई 1962 को अल्जीरिया को एक क्या बनाया गया, स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा के रूप में घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार अल्जीरिया को क्या मिली थी, अपनी स्वतंत्रता मिली। अब बात करें इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की। इंडोनेशिया स्वतंत्रता आंदोलन मई 1908 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इंडोनेशिया में जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो मई 1908 में शुरू हुआ, जिसे राष्ट्रीय जागरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इंडोनेशिया राष्ट्रवाद और डच उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले आंदोलन जैसे बुडी ओटमो, इंडोनेशियन नेशनल पार्टी, शरीकत इस्लाम और इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी 20वीं शताब्दी के पहले छमे में तेजी में बढ़ी। तब देखिए कि जो इंडोनेशिया में स्वतंत्रता आंदोलन है वो सन 1908 में शुरू हो चुका था, जिसको राष्ट्रीय जागरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद डच, आप कह सकते हैं डच के जो लोग थे उन्होंने इंडोनेशिया पे कब्जा कर रखा था। ठीक है, इंडोनेशिया पर अपना शासन जमा रखा था। तो इंडोनेशियाई राष्ट्रवाद और डच औपनिवेशवाद से स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले आंदोलन, ऐसे कई आंदोलन हुए। ठीक है, जैसे कि बुडी ओटमी इंडोनेशियाई नेशनल पार्टी के द्वारा, शरीकत इस्लाम इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी 20वीं शताब्दी के पहले 6 महीने, मतलब पहले के जो 20वीं शताब्दी के जो शुरुआत के 6 महीने थे, 6 महीने में तेजी से ये चीज़ आगे बढ़ी। बुडी ओटमो, शरीकत इस्लाम और अन्य लोगों ने इस उम्मीद में कि इंडोनेशिया को स्वयं शासन प्रदान किया जाएगा, डच द्वारा शुरू किए गए वोक्स रॉड पीपल्स
काउंसिल में शामिल होकर सहयोग की रणनीति का पालन किया। अब देखिए, आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि डच के द्वारा ये कहा गया कि आप हमारे जो पीपल्स काउंसिल है इसमें सदस्य बनिए और हम जो इंडोनेशिया है उसको स्वयं शासन करने का हिस्सा देंगे, मतलब स्वयं शासन करने देंगे। इंडोनेशिया को स्वयं शासन प्रदान किया जाएगा डच के द्वारा शुरू किया गया पीपल्स काउंसिल के द्वारा, इसीलिए वहाँ के लोग उसमें शामिल हो गए और उनका पालन करने लगे। दूसरों ने डच ईस्ट इंडीज कॉलोनी से स्वयं शासन की स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक असहयोगी रणनीति चुनी। कई लोग थे जो कि डच के द्वारा बनाए गए पीपल्स काउंसिल में शामिल हो गए, कुछ लोग शामिल नहीं हुए। असहयोगी रणनीति कुछ लोगों ने अपनाई। इन नेताओं में सबसे उल्लेखनीय दो छात्र और राष्ट्रवादी नेता सुकर्णो और मोहम्मद हट्टा थे, जिन्होंने डच नैतिक नीति के शैक्षिक सुधारों से लाभ हुआ था। ठीक है, तो दो बड़े लोग जिसमें सुकर्णो और मोहम्मद हट्टा आते थे। ठीक है, इन लोगों ने क्या करा, जिन्होंने डच के द्वारा जो नैतिक नीति और शिक्षा सुधार उसका लाभ उठाया था। आगे बढ़े। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 3.5 वर्ष मतलब 3.5 सालों के लिए जापान द्वारा इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, बाद की क्रांति में भी एक महत्वपूर्ण कारक था। नीदरलैंड के पास जापानी सेना के खिलाफ अपनी उपनिवेश की रक्षा करने के लिए बहुत कम क्षमता थी। अब देखिए कि जापान युद्ध में था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के द्वारा 3.5 साल के लिए किस पर, इंडोनेशिया पर कब्जा अपनाए रखा गया। और साथ में नीदरलैंड जो देश है ना, उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जापानी सेना से अपना जो औपनिवेशिक क्षेत्र है, ठीक है, उसको बचा सके। और उनके शुरुआती हमलों के केवल 3 महीनों के भीतर जापानियों ने डच ईस्ट इंडीज पर कब्जा कर लिया था। अब जापान के द्वारा जो डच ईस्ट इंडीज है ना, उस पर कब्जा कर लिया गया था। अब जापान का कब्जा किस किस पर था, इंडोनेशिया पर था। ठीक है, नीदरलैंड्स के औपनिवेशिक शासन सेफ नहीं था और साथ में डच ईस्ट इंडीज पर भी जापान का कब्जा था। जावा में और कुछ हद तक सुमात्रा इंडोनेशिया के 2 प्रमुख द्वीप हैं। जावा और सुमात्रा में जापानियों ने राष्ट्रवादी भावना को फैलाया और प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो जापान के जो लोग थे उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाया जावा और सुमात्रा में और उसको प्रोत्साहित भी किया। हालांकि यह इंडोनेशियाई स्वतंत्रता के परोपकारी समर्थन की तुलना में जापान राजनीतिक लाभ के लिए अधिक किया गया था। तो जापान ने केवल इसलिए उनकी मदद नहीं करी क्योंकि जापान अपने मन से चाहता। जापान चाहता था कि उसको राजनीतिक लाभ प्राप्त हो, इसीलिए उसने जावा और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया के काफ़ी बड़े जाने माने द्वीप हैं, वहाँ पे क्या आप कह सकते हैं राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया। फिर आगे देखें। हालांकि यह इंडोनेशिया स्वतंत्रता के परोपकारी समर्थन की तुलना में जापानी राजनीतिक लाभ के लिए अधिक किया गया था। इस समर्थन ने नए इंडोनेशियाई संस्थानों, स्थानीय पड़ोस और राष्ट्रीय संगठनों सहित और सुकर्णो जैसे उन्नत राजनीतिक नेता का निर्माण भी किया था। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ, जापान के द्वारा ये जो राष्ट्रवाद की भावनाएं फैलाई गई, उसके बाद कुछ संगठन बनाए गए। ठीक है, इंडोनेशिया के अंतर्गत जो कि स्वतंत्रता के लिए काम करने थे। बाद की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण रूप से जापान ने नष्ट कर दिया और डच निर्मित आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक बुनियादी ढांचों को भी बदल दिया। अब जापान ने क्या करा, डच के द्वारा जो भी नीति बनाई गई थी उन्हें हटा दिया गया, जो भी नियम बनाए गए थे उन्हें हटा दिया गया। किसके द्वारा, जापान के द्वारा। 7 सितंबर 1944 को जब जापानियों के लिए युद्ध बुरी तरह से चल रहा था, प्रधानमंत्री कोइसो ने इंडोनेशिया के लिए स्वतंत्रता का वादा किया। अब देखिए जापान ने क्या करा 1944 में, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, परंतु यहाँ पे आएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस समय। ठीक है, 3.5 साल के लिए जापान ने किस पर कब्जा किया, इंडोनेशिया पर कब्जा किया और शासन चलाया। अब यहाँ देखिए आप कि 7 सितंबर 1944 जब युद्ध चल रहा है, जापानियों के लिए युद्ध बुरी तरह से चल रहा था। ठीक है, तो जापान युद्ध में बुरी तरह से हारे जा रहा था, तो प्रधानमंत्री कोइसो ने इंडोनेशिया का स्वतंत्रता का वादा कर दिया था, लेकिन कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी। सुकर्णो के समर्थकों के लिए इस घोषणा
को जापानियों के साथ उनके सहयोगी समर्थन के रूप में देखा गया था। अब ठीक है, तो युद्ध के दौरान ही जापान ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, परंतु कोई फिक्स डेट नहीं बताई थी। इसके लिए जो वहाँ के बड़े नेता सुकर्णो थे, सुकर्णो के समर्थकों के लिए इस घोषणा को जापानियों के साथ उनके सहयोग के समर्थन के रूप में देखा गया। मतलब सुकर्णो ने इस चीज़ को ऐसे देखा कि जापान हमारी सहायता कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हमें स्वतंत्रता दे रहा है। प्रशांत क्षेत्र में जापानी सम्राट के आत्मसमर्पण के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1945 को कट्टरपंथी और राजनीतिक पैमुड मतलब युवा समूह के दबाव में सुकर्णो और हट्टा ने इंडोनेशिया स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब समझिए कि जापान ने अभी तक कोई फिक्स डेट बताई नहीं थी कि इस दिन इंडोनेशिया को स्वतंत्र करा जाएगा, परंतु प्रशांत क्षेत्र में जापान का जो सम्राट था उनके आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद उसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1945 को कट्टरपंथी और राजनीतिक पैमुडा मतलब राजनीतिक जो युवा थे उन लोगों ने दबाव बनाया सुकर्णो और हट्टा पर कि आप लोग स्वतंत्रता की घोषणा कर दीजिए, क्योंकि अब जापान का कब्जा नहीं रहा किस पर, इंडोनेशिया पर। अगले दिन इंडोनेशिया स्वतंत्रता की तैयारी समिति PPKI ने सुकर्णो को राष्ट्रपति और हट्टा को उपाध्यक्ष चुन लिया था। अगस्त 1946 के अंत तक जकार्ता में एक केंद्रीय रिपब्लिकन सरकार स्थापित हो चुकी थी। इसने इंडोनेशियाई स्वतंत्रता के लिए तैयार समिति द्वारा जापानी कब्जे के दौरान तैयार किए गए संविधान को अपनाया। अब देखिए, जब जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर रखा था उसी दौरान जापान ने एक संविधान को भी तैयार किया था। किसके लिए? इंडोनेशिया के लिए। तो जापान के आत्मसमर्पण के बाद मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आत्मसमर्पण के बाद इंडोनेशिया आज़ाद हो गया, ठीक है। हट्टा को आप कह सकते हैं सुकर्णो को राष्ट्रपति और हट्टा को उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 1946 में जकार्ता में केंद्रीय रिपब्लिकन सरकार स्थापित हुई, मतलब एक पक्की गवर्नमेंट का स्थापना की गई और स्वतंत्रता के बाद संविधान को भी अपनाया गया जो कि जापानी के द्वारा बनाया गया था। अभी आम चुनाव होने बाकी थे। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक केंद्रीय इंडोनेशियाई राष्ट्रीय समिति बनाई गई। राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक केंद्रीय इंडोनेशियाई राष्ट्रीय समिति का निर्माण किया गया। इस तरह की समितियां प्रांतीय और रीजेंसी स्तर पर स्थापित की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इंडोनेशिया को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस किस की बात करी? यहाँ पे हमने अल्जीरिया की बात करी, इंडोनेशिया की बात करी, उपनिवेशीकरण किस प्रकार आरंभ हुआ और ये क्या होता है। इन पॉइंट्स की हमने इस चैप्टर में बात करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो हम उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी समझा दें। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ में आपको अगर हमारे नोट्स की डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, वहाँ पे जाके आप हमें मेल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जैसे ही नोट्स अपने अपलोड करेंगे आपको मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो यूनिट 2 का पार्ट 1, अब यूनिट 2 का पार्ट 2 जल्द से जल्द हमारे चैनल पर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ये जो चैप्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नज़रिए से, तो इन चैप्टर्स को कवर आपको करना ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।